जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला की क्लास 3। हमारी पहली और दूसरी क्लास हो चुकी हैं वर्णमाला की। जिसने वो क्लासेस नहीं देखी हों पहले उन क्लासेस को देख लीजिए ताकि आपको ये वाली क्लास और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने तरीके से हुआ है? ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ। टोटल कितने स्वर बताए थे हमने? टोटल कितने स्वर बताए थे? 11। कितने स्वर बताए थे? 11। ठीक है। और व्यंजन कितने बताए थे? 33। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। मात्रा के आधार पर, अब देखिए इन्हें कुछ भागों में बांटा गया है स्वरों को। किसी को रचना के आधार पर, मात्रा के आधार पर, ठीक है, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भाग में बांटा गया है? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हालांकि प्लुत स्वर अब विलुप्त सा ही होता जा रहा है, इसको ज़्यादा यूज कराने जाता है, ये संस्कृत में यूज होता है। ठीक है, तो हम फिलहाल फोकस करेंगे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जिसे हम लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं ह्रस्व स्वर को, और दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये एक मात्रिक और द्विमात्रिक किस हिसाब से कहते हैं? ये छंद के हिसाब से कहते हैं। जब छंद वाला चैप्टर चलेगा जब उसमें बताएंगे। ह्रस्व स्वर की कितनी संख्या होती है? ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर की 4। कौन कौन सी? ए, ई, उ, री। कितनी होती है? टोटल 4 संख्या होती हैं ह्रस्व स्वर की। ठीक है। दीर्घ स्वर की कितनी संख्या होती है? 7। कौन कौन सी? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये 7 होती हैं। अब देखिए प्लुत स्वर के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत्व स्वर जो हम बोलते हैं ना, जैसे कि हम इस तरीके की शेप का रहता है प्लुत्व स्वर, जो कि जिसे हम त्रिमात्रिक भी बोलते हैं। ये एक मात्रिक, द्विमात्रिक और ये त्रिमात्रिक। ये बहुत ही लंबा खिंचता है। जैसे कि हम इसे तो थोड़ा जल्दी बोल देंगे, ए, ई, उ, री। इन्हें थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे ह्रस्व स्वर से बोलते वक्त, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, कुछ इस प्रकार। ठीक है। और प्लुत स्वर को इससे भी ज़्यादा खींचेंगे, जैसे आपने संस्कृत में रामायण में पढ़ा होगा या फिर अपनी क्लासों में जो भी आपके दोहे लिखे रहते थे उनमें लिखा रहता है कुछ शब्द, जैसे लिखा रहता है ओम। देखिए हम तो लिख देते हैं ओम, ये तो होता है साइंस के तौर पर, लेकिन जो हम उच्चारण में बोलते हैं, जैसे कि किसी धार्मिक तौर पर बोलते हैं ओम, कुछ इस प्रकार बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें इसी मात्रा का यूज किया जाता है, इसी स्वर का यूज किया जाता है, इसे बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर इनके ही लिए जिनका उच्चारण में कम समय लगे, जो अभी पढ़ा था हमने, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, देखिए इनका उपयोग मात्रा के तौर पर इस प्रकार किया जाएगा। जैसे कि हम दोहे में मात्रा गिनेंगे ना, तो उसमें इस तरीके का यूज किया जाएगा, एक एक, इस तरीके का। ठीक है। दीर्घ स्वर में क्या करेंगे? जिस द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, उनमें दोहा गिनते वक्त तो उन्हें इस तरीके से काउंट करेंगे, 2 में, ऐसा आकृति में। ठीक है। और प्लुत वाले को काउंट करते ही नहीं है। ठीक है, तो जितने भी ये दीर्घ स्वर वाले हैं सिर्फ इन्हीं के ऊपर ये वाली मात्रा लगेगी, छंद में भी। ठीक है, ध्यान रखना। और ये इन वालों को ऊपर ही हमेशा एक वाली मात्रा लगेगी, इसे बोलते हैं दर्शन चिन्ह। ठीक है। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे, यानी कि अभी पढ़ा था हमने, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगेगा इन्हें बोलने में। ठीक है, और ये संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। लघु स्वर से 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम, राम। ठीक है, इस प्रकार। देखिए एक नोट करने वाली बात यह है, यहाँ पर व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। ये तो मैंने पहली क्लास में बताया था, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती है, पहली या दूसरी क्लास में बताया था। मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है। ठीक है। देखिए संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है। ठीक है। देखिए वो तो पढ़े थे हमने अभी स्वर मात्रा के आधार पर, अब ये पढ़ने हमको जीवा के आधार पर। जीवा मतलब जीभ के आधार पर। देखिए जीवा के आधार पर कितने भाग होते हैं? 3। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए अग्रस्वर क्या होते हैं? जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, जैसे कि ई, दीर्घ ई, ए, आई। कितने होते हैं ये अग्रस्वर? 4। मध्य स्वर कौन सा होता है? सिर्फ एक होता है, ए, जो कि मध्य स्वर बोला जाता है। ठीक है, इसे हम उदासीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम उदासीन स्वर भी बोलते हैं। देखिए पश्च स्वर क्या होता है?
स्पष्ट स्वर जो जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हों, जैसे आ, ऊ, दीर्घ, ओ, औ। ये कितने होते हैं? 5। ठीक है, चलिए। जीवा के आधार पर वर्गीकरण हो तो री को शामिल नहीं किया जाता है। देखिए री वाली मात्रा होती है ना वाली, इसको जीवा के आधार पर काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, जीवा के आधार पर ऋषि, ऋण, रिद्धि, इस तरीके का इनका उपयोग होता है री वाली मात्रा का। ठीक है, देखिए ये री की ध्वनि देता है और एक री ये वाला भी है, लेकिन ये है व्यंजन। ठीक है, ये है व्यंजन और ये है स्वर। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, अभी पढ़ेंगे सभी। देखिए उच्चारण के आधार पर वो पढ़े थे अभी हमने, जीवा के आधार पर वो पढ़े थे अभी हमने, जीवा के आधार पर। ठीक है, अब ये क्या है? उच्चारण के आधार पर स्वरों की कितनी संख्या है? 10। ठीक है, अभी हमने किसको काउंट नहीं किया था? री को काउंट नहीं किया था यहाँ पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की 10 संख्या होती है। ठीक है, जिसमें हम री को काउंट नहीं करते हैं। देखिए अब री और इस रे, ये स्वर वाला है और ये व्यंजन वाला है, इसमें क्या अंतर है? बोला तो ये भी री जाता है, तो इसमें अंतर समझते हैं क्या है। देखिए ये बहुत एक्स्ट्रा, ये मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से है, अगर आपको जानना है कि कैसा ही बना तो ये उसके लिए है। ठीक है, रे का सामान्य रूप कौन सा होता है? जैसे कि हम किसी का भी नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ लिख रहा है राकेश रे, जिसमें हमें सीधा सीधा नजर आए तो वो है रे का सामान्य रूप। रे का रेफ रूप क्या होता है? रे का रेफ रूप जो भी हम ऊपर मात्रा लगाते हैं ना रे की, ये इस प्रकार की, इस तरह की, ये होता है इसका रे का रेफ रूप। रे मतलब व्यंजन वाली रे का रेफ रूप, और हमेशा रेफ रूप आधा होता है, प्रकृति में आधा होता है। ठीक है, और रे का तीसरा रूप कौन सा होता है? रे का पदेन रूप, जो कि नीचे रहता है, जैसे कि क्रम, ये इधर नीचे को निकल गया, ये एक पदेन रूप है। ठीक है, ट्रक, अब देखिए ट्रक है, ट्रक में अब ये मत कहना कि 2 मात्रा है ये रे की, एक इसमें ये जो है एक हलंत है और ये जो निकली है ये वाली, ये रे की मात्रा है। ठीक है, पदेन रूप वाली। ठीक है, ये व्यंजन वाला क्लियर। देखिए नोट, रे का रेफ रूप आधा होता है जबकि अन्य सभी रूप पूर्ण होते हैं, ये मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है, यही बता दिया। और देखिए ये री का उपयोग कैसे किया जाता है? जैसा हमने लिखा गृह, ये नीचे को जो घुंडी वाली जितनी भी रे होगी वो सब री होंगी, बस इतना याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, चलिए आगे को। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर कितने होते हैं स्वर के भेद? 4। कौन कौन से? विवृत स्वर। कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? विवृत स्वर। मुख इसमें पूरा खुलता है, जैसे हम कोई एक शब्द बोलते हैं आ, तो इसमें पूरा मुख खुलता है, तो ये कौन सा स्वर हो जाएगा? विवृत स्वर। अर्धविवृत, मुख इसमें आधा खुलता है, जिसमें ए, आई, औ, ये 3 स्वर आते हैं। ठीक है, और संवृत स्वर कौन सा होता है? संवृत स्वर होता है जिसमें मुख लगभग बंद रहता है, मुख लगभग बंद रहता है। तो कौन कौन से आते हैं इसमें स्वर? ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ। ठीक है, और चौथा अर्धसंवृत, इसमें मुंह आधा बंद रहता है। ठीक है, और इसमें ए और ओ, ये 2 स्वर आते हैं। ठीक है, देखिए अब स्वरों का जातीय रूप में विभाजन कैसे किया जाता है। देखिए सजातीय और विजातीय 2 प्रकार से किया जाता है इनका जातीय रूप में स्वरों का विभाजन। ठीक है, अब जातीय क्या होते हैं? वे सभी स्वर जो एक ही जाति के हों, मतलब एक ही जाति से मिलकर बने हो, जैसे कि आ किस किस से मिलकर बना है? ए और ए, एक ही जाति के, यानी कि एक जैसे हैं दोनों, तो एक जैसे हैं तो आपस में मिलकर आ बना दिया इन दोनों ने। ठीक है, तो इन्हें बोला जाएगा सजातीय। ठीक है, दीर्घ ई ये भी सजातीय है, दीर्घ ऊ ये भी सजातीय है। ठीक है, अब विजातीय कौन से होते हैं? वे स्वर जो अलग अलग जाति के होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग जाति से मिलकर बनते हैं वो विजातीय स्वर होते हैं, जैसे ए, आई, ओ, औ। देखिए ए किस किस से मिलकर बना है? ए मिलकर बना है ए और ई से। ठीक है, और आई मिलकर बना है किससे? ए और ए से। ठीक है, ओ किस किस से मिलकर बना है? ओ मिलकर बना है ए और ऊ से। औ किससे मिलकर बना है? ए और ओ से। ठीक है, अब देखिए हमने पहली क्लास में पढ़ा था संयुक्त व्यंजन, मैंने बात करी थी कि संयुक्त स्वर भी पढ़ेंगे, तो संयुक्त स्वर ये सभी संयुक्त स्वर होते हैं, ये चारों। ठीक है,
संयुक्त कैसे, संयुक्त की परिभाषा क्या बताई थी, किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़कर बनाई गई चीज़ ही संयुक्त कहलाती है। तो ये भी दो से मिलकर बने हैं, लेकिन वो व्यंजन से मिलकर बने थे और ये स्वर से मिलकर बने हैं, देखिए। ठीक है, तो ये संयुक्त स्वर हैं, कितने हैं, 4। और देखिए इन्हें भी देखते चलते हैं, क्या साथ के साथ इन्हें भी देखते चलते हैं। देखिए ये 3 क्या है, इन्हें हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं इनको हम तीनों को। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और बता दो कि ये क्लास UPSI के लिए है, लेकिन अगर आप हाई पढ़ोगे तो लो तो अपना आप निकल ही जाएगा, ये UP पुलिस को तो आराम से कर देगा। और अब की बार आपने लेवल भी देखा था, कुछ खास था नहीं। ठीक है, तो ये RW वाले विनायक बैच की PDF है UP पुलिस की। और अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की PDF चाहिए इसी तरीके से क्लास के तौर पर, जैसा उन सर ने समझाया है उसी के तौर पर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो को लाइक कर जाना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।